गुड इवनिंग ऑल ऑफ यूज। कल हमने देखा था कि सातवाहन में हमने देखा था, थोड़ा सा छूट गया था सातवाहन का। सातवाहन में हमने देखा था मुद्रा कहाँ से मिली थी और शिलालेख देखा था। यहाँ पास से आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सातवाहन का, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के आगे के इतिहास देख लेते हैं। आज सातवाहन काल में हम देखेंगे तो किरारी काष्ठ स्तंभ मिले हैं। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ किरारी जांजगीर चांपा से 1921 में काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ मिला है, जिसे महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में अभी संग्रहित करके रखा गया है। ठीक, इसके बाद स्थापत्य कला की बात करते हैं सातवाहन की। तो स्थापत्य कला में आपका 5 मंजिला संघाराम संग्रहालय या फिर संघाराम मिला। ठीक, 5 मंजिला संघाराम 5 मंजिला संघाराम एक बिल्डिंग के तौर पे मिला। ठीक, जिसे बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन जब आए थे तो उनके लिए निर्माण करवाया गया था। ठीक, सातवाहन में मुद्राएं देखे, शिलालेख देखे, स्तंभ देखा और स्थापत्य देखा। ठीक, तो अभी स्तंभ में हमने देखा सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ 1921 में किरारी जांजगीर चांपा से मिला, जिसे महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में संग्रहित करके रख दिया गया। इसके बाद हमने स्थापत्य देखा, तो स्थापत्य में 5 मंजिला संघाराम मिला, जिसे बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आए थे तो उनके स्वागत में बनवाया गया था। ठीक, यहाँ से सातवाहन खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के आगे का इतिहास। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के आगे के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आगे के इतिहास में हम एक साथ 3 वंश को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, 3 वंश एक साथ लेके पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमको समझ में आएगा कि कौन कौन सी 3 वंश को लेके पढ़ना है। ठीक, और कैसे पढ़ना है। 3 वंश एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, इस कारण हमको 3 वंश को एक साथ लेके पढ़ाई करनी है। ठीक, समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम वो 3 वंश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वंश छत्तीसगढ़ का वकाटक्य वंश। क्या बोला मैं? वकाटक्य वंश। इसके बाद आपका गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद नल वंश। तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक, समकालीन का मतलब समान समय में अपना शासन कर रहे थे, वो होता है समकालीन। ठीक, तो पहले देखते हैं हम वकाटक्य वंश को, और इन तीनों वंश का पहले हम शासक का नाम जान लेते हैं। शासक के नाम के बाद क्या इनके कालखंड में हुआ, क्या क्या अवशेष हमको कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ से मुद्राएं मिली, कहाँ से कौन से शिलालेख प्राप्त हुए, ये सब देख लेंगे। ठीक, पहले शासक का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वकाटक्य वंश। ठीक, ये नागपुर से रिलेट करते थे। ठीक, नागपुर से रिलेट करते थे, नागपुर से थे इनका संबंध। ठीक, इनकी राजधानी नागपुर की नंदीवर्धन थी। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्सा में थे, जो दुर्ग संभाग राजनांदगांव वाला संभाग है उस हिस्से में। ठीक, और जो दुर्ग संभाग है राजनांदगांव वाला हिस्सा है उस हिस्से में, ऐसे मान सकते हैं। ठीक, और जो गुप्त वंश थे पहले कहाँ थे छत्तीसगढ़ के मैप में, इसको देख लेते हैं। जो गुप्त वंश थे ये छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सा महासमुंद वाले हिस्से में थे। ठीक, वही भारत का गुप्त वंश का थोड़ा सा शासनकाल हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। ठीक, वही समुद्रगुप्त, जिनका नाम आप जानते हो। तो घबराइएगा नहीं कहाँ से गुप्त आ गया छत्तीसगढ़ में करके। छत्तीसगढ़ में भी गुप्त वंश का अवशेष और शासनकाल प्राप्त हुआ है। ठीक, और इसके बाद आपका नल वंश। तो नल वंश आपका दंडकारण्य पूरा बस्तर संभाग में थे। ठीक, समझ पाए। नल वंश की राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम थी। जो आज भोपालपट्टनम है वही भोपालपट्टनम नल वंश की राजधानी थी। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं। ठीक, भोपालपट्टनम तो वही बीजापुर में भोपालपट्टनम है, वही भोपालपट्टनम जिसका नाम पुष्करी था। ठीक, प्राचीन काल में वही नल वंश की राजधानी थी। अब देखते हैं पहले शासक। ठीक, तो सबसे पहले वकाटक्य वंश। ठीक,
प्राचीन काल में वाकाटक वंश था, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखिए कि वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश एक दूसरे के समकालीन थे, ठीक। प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा था वाकाटक वंश, ठीक। वाकाटक वंश के शासक का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले शासक था महेंद्र सेन, ठीक। सबसे पहले शासक था महेंद्र सेन। उसके बाद रुद्र सेन, ठीक। उसके बाद प्रवर सेन, ठीक। उसके बाद नरेंद्र सेन, ठीक। उसके बाद पृथ्वी सेन, ठीक। और उसके बाद हरि सेन, ठीक। समझ पाए? अब एक बार मैथ्स का फॉर्मूला अपना दो, लगा दो यहीं पास। सेन को आप कॉमन निकाल दो और एक बार नाम बोल लो, महेंद्र, रुद्र, प्रवर। महेंद्र, रुद्र, प्रवर, ठीक। उसके बाद आपका नरेंद्र, पृथ्वी, हरि। महेंद्र, रुद्र, प्रवर, नरेंद्र, पृथ्वी, हरि, ठीक। समझ पाए? फिर से देख लीजिए, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। हरि सेन इस वंश का अंतिम शासक रहा और महेंद्र सेन इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक भी मान सकते हैं, ठीक। ये हुआ वाकाटक के वंश के शासकों का विवरण एवं नाम, ठीक। समझ पाए? इसके बाद चलिए अब गुप्त वंश का देख लेते हैं। तो गुप्त वंश छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से यानी महासमुंद वाले हिस्से में थे, ठीक। गुप्त वंश तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक चले, मतलब 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक के गुप्त वंश का साम्राज्य काल या फिर शासन काल रहा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसमें प्रथम शासक रहे समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, ठीक। उसके बाद चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद भानुगुप्त, ठीक है। समझ पाए क्या क्या बताया? देखिए, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद भानुगुप्त इनका अंतिम शासक रहा। कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से नाम याद आ जाएगा। एक दो बार पढ़ना इसको, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा एकदम अच्छे से। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसा ही आप भी बोल पाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से, समुद्र, राम, चंद्रगुप्त, कुमार और भानु, ठीक। इसमें भी वह निष्ठा निकाल दीजिए कॉमन, गुप्त को। समुद्र, राम, चंद्र, कुमार, भानु, याद हो गया, ठीक। उसमें गुप्त लगा दीजिए, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त और भानुगुप्त। यहाँ से गुप्त वंश के शासकों का विवरण खत्म। और इसके बाद देख लेते हैं हम नल वंश के शासक, ठीक, कौन कौन रहे। तो सबसे पहले नल वंश के शासक रहे व्यागराज। क्या रहे आपके? व्यागराज। व्यागराज के बाद वराराज, ठीक। वराराज के बाद व्यागराज के बाद वराराज के बाद भवदत्त वर्मन के बाद अर्थपति भट्टारक ऐसा नाम था, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। उसके बाद स्कंद वर्मन के बाद विरूपाक्ष के बाद विलासतुंग और विलासतुंग के बाद नरेंद्र थ्रबल। तो इस वंश का अंतिम शासक है नरेंद्र थ्रबल। बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि नल वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था, तो नरेंद्र थ्रबल। और नल वंश के प्रथम शासक का नाम था व्यागराज, ठीक। गुप्त वंश के अंतिम शासक का नाम भानुगुप्त और प्रथम शासक थे समुद्रगुप्त, ठीक। और आपका
वाकाटक वंश के प्रथम शासक का नाम महेंद्र सेन और अंतिम शासक का नाम हरिसेन। ठीक, समझ पाए? एक बार और देख लीजिए नलवंश को। व्यागराज, वराराज, भौदत्त वर्मन, फिर अर्थपति भट्टारक, फिर स्कंदवर्मन, फिर विरूपाक्ष, फिर विलासतुंग और फिर नरेंद्र थ्रबल, थबल या फिर थ्रबल, जो भी। ठीक, समझ पाए? चलिए, अब इतने नाम को आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अब इसका शासनकाल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या क्या पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, किसने किससे युद्ध किया, कहाँ कहाँ से मुद्राएं मिली, ये हर चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद इतना आज हम देख लेंगे, उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक प्राचीन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, ये तीनों वंश जो एक दूसरे के समकालीन रहे। ठीक, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं गुप्त वंश को। ठीक, गुप्त वंश से लेके पढ़ेंगे तो हमारे पास नलवंश भी आएगा, उसके बाद वाकाटक के वंश भी आएंगे। ठीक, तो गुप्त वंश में देखते हैं। गुप्त वंश 3री से 5वीं शताब्दी तक 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का था। ठीक, याद रखिएगा। अब इसके बाद गुप्त वंश मध्य छत्तीसगढ़ महासमुंद वाले हिस्से में था, आप लोग को बताया हूँ। तो मध्य छत्तीसगढ़ को उस समय दक्षिणापथ या फिर कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल, ठीक, क्या बोला जाता था? दक्षिणापथ या फिर कौशल के नाम से। ठीक, और उस समय दंडकारण्य यानी बस्तर वाले हिस्से को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। क्या के नाम से जाना जाता था? महाकांतार के नाम से जाना जाता था। और ये सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि हमारे छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था और यहाँ समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा? तो याद रखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे थे उस समय हरिसेन। हरिसेन वाला सेन नहीं ना, यहाँ पास याद रखिए, हरिसेन। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या फिर हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। छोटा याद रखने हैं, हरिसेन कृत, कृत मतलब बनाया हुआ, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, समझ पाए? इसके बाद देखते हैं सबसे प्रथम शासक गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। ये भी ध्यान में रखिए, ऐसे याद मत रखिएगा, कन्फ्यूजन। गुप्त वंश का छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस शासक से हुआ? तो समुद्रगुप्त से ही हुआ। समुद्रगुप्त के बाद के जितने भी शासक रहे वो हर शासक आएंगे छत्तीसगढ़ में भी, उनका उल्लेख जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान में जब जा रहे थे तब हम वो कहाँ से होके गुजरे? हमारे छत्तीसगढ़ से होके गुजरे। तो अब जानते हैं कि पैदल जाती है सेनाएं तो थक जाती है। तो सेनाएं जब थक जाती है, सेना जब थक जाएगी, ठीक, तो सेना जब थक जाएगी तो उनको विश्राम करने के लिए चाहिए रहेगा। तो उन्होंने महासमुंद में महानदी बहती है, महानदी के किनारे विश्राम किया। तो ऐसा वहाँ के लोकमत में और वहाँ के जो पूर्वज रहे, पूर्वजों के मत में ऐसा माना जाता है कि महानदी और समुद्रगुप्त के नाम पे ही महासमुंद का नामकरण हुआ है। किसका? महानदी और समुद्रगुप्त, महानदी और समुद्र के नाम पे ही महासमुंद का नामकरण माना जाता है। ठीक, वहाँ के लोकमत में प्रचलित है, ऐसे जो हमारे पूर्वज रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं, उसी को लोकमत में प्रचलित है, ऐसा माना जाता है। तो इसको आप भी सत्य मानेंगे। ठीक, मतलब ऐसा आप भी इसको साक्ष्य के रूप में लेंगे। महानदी का नामकरण महासमुंद का नामकरण महानदी और समुद्रगुप्त के नाम पे ही माना जाता है। ठीक, अब इसके बाद
समुद्रगुप्त जब यहाँ से होके जा रहे थे तो यहाँ दो शासक थे, एक वाकाटक्य वंश के महेंद्र सेन और एक नल वंश के व्यागराज। दोनों बोल रहे थे कि तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, तो समझ लो। तो इन्होंने युद्ध किया। ठीक, तो इसकी भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको पता चलता है कि वाकाटक्य नरेश, महेंद्र सेन और नलवंशी शासक व्यागराज ने व्यागराज को समुद्रगुप्त ने पराजित किया और इसके उपलक्ष्य में ही व्यागहंता सिक्का चलाया था। ठीक, एक बार और सुन लीजिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान में जब महानदी के किनारे प्रवास कर रहे थे तब उन्होंने वाकाटक्य नरेश महेंद्र सेन और नलवंशीय शासक व्यागराज को पराजित किया और इसी के उपलक्ष्य में व्यागहंता सिक्का चलाया था। ठीक, अब इसके देखिए दोनों वंश आ गया, वाकाटक्य भी आ गए, नल भी आ गए, तभी बोला था तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी की मुद्रा। समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी की मुद्रा महासमुंद के कोपरा ग्राम में मिला था। ठीक, उसकी मुद्रा के साक्ष्य समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी थी, उनकी मुद्रा का साक्ष्य महासमुंद के कोपरा ग्राम से मिला था। ठीक, और समुद्रगुप्त ने इन दोनों को जीता, किसको? वाकाटक्य वंश को और नल वंश को। लेकिन ठीक, इसके बाद राज्य अनुग्रह नीति से इनको अपने राज्य में शामिल नहीं किया। ठीक, तो ये स्वतंत्र है, यहाँ से याद रखिए। यहाँ से आपका समुद्रगुप्त का काल खत्म हो जाता है। ठीक, समझ पाए? इसके बाद देखते हैं रामगुप्त। ठीक, इनके रामगुप्त देखते हैं। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद देखते हैं रामगुप्त। तो रामगुप्त का कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता, सिर्फ रामगुप्त का सिक्का मिलता है। रामगुप्त का सिक्का मिला है दुर्ग के बानाबरद से। दुर्ग के बानाबरद से गुप्त वंश के द्वितीय शासक रामगुप्त की मुद्राएं मिली है, सिक्के मिले। ठीक, समझ पाए? अब इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, सेकंड। याद रखिएगा, इनकी एक पुत्री थी प्रभावती। प्रभावती का विवाह, प्रभावती जो थी उनका विवाह वाकाटक्य वंश के द्वितीय शासक रुद्रसेन से हुआ था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती, उनका विवाह किनसे होगा? वाकाटक्य वंश के द्वितीय शासक रुद्रसेन से होगा। ठीक, रुद्रसेन से इनका विवाह हुआ। ठीक, समझ पाए? ठीक, अब इसके बाद कुमारगुप्त में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त में सिर्फ उनकी पुत्री जो प्रभावती थी उनका विवाह वाकाटक्य वंश के द्वितीय शासक रुद्रसेन से हुआ। ओनली इतना ही जानिए। इसके बाद कुमारगुप्त में आ जाते हैं। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का, रत्न जड़ित स्वर्ण के मयूर सिक्का कहाँ से मिला? आरंग से मिला। ठीक, कहाँ से मिला है आपका? रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। ठीक, और यहीं पास एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, समुद्रगुप्त का सिक्का रायपुर के पिटाई वल्द से मिला है। कहाँ से मिला है? पिटाई वल्द से। मतलब गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं ये लास्ट में हम लोग और देख लेंगे। अब याद रखिए भानुगुप्त, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक, कुमारगुप्त के बाद भानुगुप्त, गुप्त वंश के अंतिम शासक भानुगुप्त।
तो भानुगुप्त का कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरण अभिलेख, 510 ईस्वी का है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें सरबपुरी वंश के शासक सरबराज का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सरबराज का वर्णन मिलता है। सरबपुरी वंश के शासक सरबराज का किस में मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी में, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक, यहीं से एक चीज और अच्छे से याद रखिएगा, गुप्त काल पूरे भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक, स्थापत्य कला मतलब जो जो मूर्तियां निर्माण, मंदिरों का निर्माण सबसे अधिक इन्हीं के काल में हुआ। किसमें हुआ? गुप्त काल में हुआ। तो हमारे जब भारत में इसको स्वर्ण काल माना जाता है तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी एक कोई ना कोई निर्माण कार्य कराएंगे ही। ठीक, तो याद रखिए क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। स्थापत्य कला देख लेते हैं गुप्त वंश का। तो स्थापत्य कला की बात करें तो ताला गांव, जहां आप जाते हैं जी, ताला गांव का विष्णु मंदिर या फिर ताला गांव का देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक, विष्णु मंदिर ही है। और उसके बाद बरम केला पुजारी पाली, ठीक, पुजारी पाली बरम केला का केवटीन दाई का मंदिर, ठीक, ये दो स्थापत्य कला के गुप्तवंशी गुप्त कालीन स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक, कभी जाके देखिएगा, बहुत सुंदर है, नागर शैली में बने हुए हैं, लाल ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक, उस समय लाल ईंटों का प्रयोग हुआ है, मतलब समझ लीजिए गुप्त वंश भी जो कंस्ट्रक्शन के काम में अव्वल दर्जे के थे, याद रखिएगा, स्थापत्य कला में। ठीक, समझ पाए? इसी कारण इनके काल को कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल कहा गया, छत्तीसगढ़ में भी और भारत में भी, याद रखिए। अब इसके बाद यहाँ पास सिक्के देख लीजिए। ठीक, तो इनके सिक्के 3 जगह से मिले। ठीक, बानाबरद और पिटाई बल्द से इनके नॉर्मल सिक्के मिले। ठीक, और आरंग से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है, याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय सॉरी गाइस, चंद्रगुप्त का नहीं, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है। ठीक, थोड़ा मैं भी बहक गया था, सॉरी। रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, किसका है? कुमारगुप्त का। ठीक, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों वंश, गुप्त वंश तो खत्म हो जाता है यहाँ से। ठीक, अब इन दोनों वंश में हम थोड़ा रुक करते हैं। कौन कौन सा? वकाटक्य वंश और नल वंश। वकाटक्य वंश में हमने 2 शासक का जान चुका है, एक महेंद्र सेन और एक रुद्रसेन, लेकिन एक बार और जानते हैं। ठीक, तो जैसे वकाटक्य वंश में देखते हैं, वकाटक्य वंश में देखते हैं तो देखें हम आगे, तो महेंद्र सेन। ठीक, महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने क्या किया था जी? पराजित किया था। ठीक, वकाटक्य नरेश महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक, अब इसके बाद इसी में आगे देखते हैं तो रुद्रसेन जो रहे इनकी द्वितीय शासक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से हुआ था। ठीक, किससे हुआ? रुद्रसेन से हुआ। ठीक, समझ पाए? तो अकस्मात रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। ठीक, तो अब जो प्रभावती थी उनके पति रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो जो साम्राज्य था वो उन वकाटक्य के तृतीय शासक किसके हाथ में आ गया? प्रवरसेन के हाथ में आ गया। तो इन्होंने अपनी पुत्री के हालचाल और बाकी सब चीज़ जानने के लिए एक दूत भेजा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूत, तो उनका दूत कौन सा था? कालिदास को प्रवरसेन के दरबार में भेजा। तो कालिदास प्रवरसेन के दरबार में गए और वे
सरगुजा गए, साथ में वे सरगुजा भी गए। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी की यात्रा की, और रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी की पहाड़ी में, रामगिरी पर्वत में, रामगढ़ की पहाड़ी को ही रामगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बताया। ठीक, समझ पाए? और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक, समझ पाए? अच्छे से समझ में आया? ठीक, चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। तो आगे की अगर हम बात करें, आगे देखें, ठीक, आगे देखते हैं। तो व्यागराज नल वंश में थोड़ा सा हम फेस करते हैं। राजधानी पुष्करी रही, ये 2री से 12वीं शताब्दी तक रहा ये वंश। ठीक, याद रखिए। अब इसके बाद इसमें फेस करते हैं। तो जो व्यागराज रहा, व्यागराज को तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, ये मैं गुप्त वंश में ही आपको बता चुका हूँ, जिसकी जानकारी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ठीक, उसके बाद द्वितीय शासक रहे वराराज। ठीक, वराराज व्यागराज के बाद सत्ता का संचालन किया। ठीक, और साथ में वास्तविक संस्थापक रहे। ठीक, व्यागराज को नलवंश का संस्थापक माना जाता है और नलवंश का वास्तविक संस्थापक वराराज को माना जाता है। और वराराज का मुद्रा सिक्का कोंडागांव के एडेंगा से मिला। कोंडागांव में एडेंगा नामक एक ग्राम है, वहाँ से किसकी सिक्का मिली? वराराज की। ठीक, समझ में आया? वराराज का पुत्र था भवदत्त वर्मन, और भवदत्त वर्मन का पुत्र अर्थपति भट्टारक। ठीक, यहाँ से अब एकदम अच्छा फेस चालू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और नल वंश में कौन, प्रवर के बाद कौन शासन करेंगे? नरेंद्र, और नरेंद्र के बाद पृथ्वी। ठीक, दोनों वंश को एक समकालीन में लेके चलिए। ठीक, इसमें शासन कर रहे हैं भवदत्त वर्मन, और नल वंश में भवदत्त वर्मन, और वकाटक के वंश में शासन कर रहे हैं आपके नरेंद्र सेन। प्रवर सेन के बाद नरेंद्र, नरेंद्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हरि। ठीक, शासनकाल समझ में आया? ठीक, यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में संस्थापक रहे नलवंश के शिशुक, उसके बाद कोई संस्थापक मिलेंगे तो व्यागराज, और व्यागराज के बाद वास्तविक संस्थापक। अब सत्ता तितर बितर हो गई समुद्रगुप्त के से युद्ध के बाद, तो उसके बाद वास्तविक संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक कौन किया स्थापना वास्तव में? तो वो थे वराराज। ठीक, प्रमुख संस्थापक शिशुक के बाद व्यागराज को याद रखिए, और व्यागराज के बाद वराराज। ठीक, वराराज की ही मुद्रा कहाँ से मिली? कोंडागांव के एडेंगा से। ठीक, यहाँ से फिर देखिए भवदत्त वर्मन, और वकाटक में कौन है आपके? नरेंद्र सेन। भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से, भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि भवदत्त वर्मन ने वकाटक के नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। ठीक, भवदत्त वर्मन, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने वकाटक के नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। इसकी जानकारी हमको रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है, जो भवदत्त वर्मन की है, भवदत्त वर्मन का रिद्धिपुर अभिलेख। ठीक, समझ पाए? अब इसके बाद आगे जस्ट देखिए कि जो भवदत्त वर्मन का पुत्र रहा अर्थपति भट्टारक, और नरेंद्र सेन का पुत्र कौन? पृथ्वी सेन। ठीक, तो अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से हमको पता चलता है कि पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। ठीक, पहले भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। अब अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि पृथ्वी सेन ने
अर्थपति भट्टारा को पराजित किया और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। ठीक, समझ पाए। और इसके बाद लास्ट देख लीजिए वाकाटक में हरिसेन रहे। हरिसेन ने फिर से अपने वाकाटक वंश को पुनः बसाया, पुनः इसके सत्ता का संचालन किया। ठीक, समझ पाए। और जो वाकाटक वंश के शासक रहे ये महाराज की उपाधि धारण करते थे और गुप्त वंश के शासक महाराजा धीराज की, ठीक, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। ठीक, समझ पाए। अब इसके बाद जो भी है, अब बचा आपका नल वंश है। नल वंश में देख लेते हैं क्या चीज़ बचा हुआ है। 2-3 शासक बचे हुए हैं। इसके बाद आज की क्लास हम ख़त्म कर देते हैं और आगे कल देखेंगे। इसके बाद अर्थपति भट्टारा के बाद जो स्कंद वर्मन आए, उसके बाद के शासक स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया। जिनकी राजधानी भोपालपट्टनम पुष्करी रही उनको पुनः बसाया। उसको तहस नहस कौन कर दिया था? पृथ्वीसेन। अर्थपति भट्टारा को पराजित किया और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। इसकी जानकारी केसरी बेड़ा अभिलेख जो अर्थपति भट्टारा का था। ठीक, इसके बाद स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया। इसकी जानकारी पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलती है और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया स्कंद वर्मन ने। ठीक, इसके बाद जस्ट हमने पढ़ा है विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष का एक पुत्र था विलास तुंग। ठीक, विरूपाक्ष का एक पुत्र था विलास तुंग। ठीक, समझ पाए। इसके बाद फिर विलास तुंग में आ जाइए। ठीक, विलास तुंग विष्णु धर्म का अनुयायी था। सबसे पहली बात, विलास तुंग विष्णु धर्म का अनुयायी था और शैव धर्म को भी मानता था। दोनों धर्म के लिए सहिष्णुता की भावना थी। ठीक, समझ पाए। इसके बाद इसी में देखिए विलास तुंग की 700 से 740 ईस्वी में राजिम अभिलेख मिलता है। कहाँ से मिलेगा? राजिम से। राजिम अभिलेख मिला, उससे हमको जानकारी मिलती है कि 7वीं से 8वीं शताब्दी में विलास तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, किसका निर्माण करवाएंगे? विलास तुंग राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाएंगे 7वीं से 8वीं शताब्दी में। ठीक, समझ पाए। ठीक, यहीं से देखिए 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाएंगे और विलास तुंग एकमात्र शासक रहेंगे जो विष्णु धर्म के उपासक रहते हैं। बाकी पूरे नल वंश के शासक शैव धर्म के उपासक रहते हैं। ये शैव धर्म को भी मानते हैं लेकिन मुख्यतः विष्णु धर्म के उपासक रहते हैं, विष्णु धर्म को मानते हैं। और जो निर्माण कार्य तो करवाएंगे राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में करवाएंगे विलास तुंग। ठीक, और वहीं से इनका अभिलेख मिलेगा राजिम अभिलेख, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत रहा। ठीक, स्रोत बना। ठीक, और जो राजीव लोचन मंदिर है ये निर्माण बस करवाते हैं विलास तुंग। इनका जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति जगतपाल द्वारा इनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति जगतपाल इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। ठीक, निर्माण बस विलास तुंग करवाएंगे राजीव में राजीव लोचन मंदिर का। ठीक, समझ पाए। और इसके बाद अंतिम शासक रहा नरेंद्र थ्रबल। नल वंश का अंतिम शासक नरेंद्र थ्रबल। ठीक, समझ पाए, अच्छे से समझ आया। और एक बात और बता दूं यहीं पर, नल वंश की पूरे शासक और पूरे शासनकाल की जानकारी हमको वायु पुराण से प्राप्त होती है। वायु पुराण से। ठीक, इनके संस्थापक, इनके शासक, ठीक, शासनकाल, सब की जानकारी हमको वायु पुराण से मिलती है। इनके नल वंश के संस्थापक रहे शिशुप, उसके बाद याद रखिएगा व्यागराज को, और व्यागराज के बाद याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक वराराज को। ठीक, राजधानी याद रखिएगा पुष्करी, भोपालपट्टनम। ठीक, और
बाकी पूरा शासक याद रखिएगा। और सिक्का याद रखिएगा, वराराज का कोंडागांव के एडेंगा से सिक्का मिला, मुद्रा मिला। ठीक, समझ पाए। एक चीज़ और देख लीजिए, मिला सिर्फ एडेंगा कोंडागांव से सिक्का वराराज का मिला, लेकिन सोने के सिक्के अन्य शासकों ने भी चलाए। तो याद रख लिए कौन कौन से शासक मुद्रा सोने के सिक्के चलाएंगे। तो सोने के सिक्के प्रथम में वराराज सोने के सिक्के चलाएंगे, फिर भवदत्त वर्मन चलाएंगे, फिर अर्थपति भट्टारक चलाएंगे। ये तीनों शासक सोने के सिक्के चलाएंगे। ठीक, पूरा नल वंश शैव धर्म का उपासक था, एकमात्र विलास तुंग जो रहा वो विष्णु धर्म का उपासक था। ठीक, नल वंश हो गया, वकाटक्य हो गया, गुप्त हो गया। यहाँ से याद रखिए नल वंश का अंत कलचुरियों के द्वारा होगा। ठीक, इतना आपका प्राचीन काल में 3 महत्वपूर्ण वंश, 3 समकालीन वंश यहाँ से आज समाप्त होता है। कल आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो YouTube में मेरा नंबर डला रहता है, व्हाट्सएप में ओनली व्हाट्सएप करिए। कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक, कहीं पास भी समझ में नहीं आता है तो वहाँ कमेंट बॉक्स में भी मेरे से चर्चा कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद कल हम इसके छत्तीसगढ़ के इतिहास का आगे बढ़ते हैं, या फिर मैंने एक और सोचा है कि 3 दिन से आपको छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद दो क्लासेस हम हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर इंडियन ज्योग्राफी की, कोई भी सी क्लासेस हम और आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपकी क्लासेस चलती रहेगी। आप पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डला है। ठीक, वहाँ से पूछ लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिए मेरे स्टूडेंट्स। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप 3 तारीख से जैसे लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो आपको क्लास में भी मैं सॉल्व करवा दूँगा, क्लास में भी एक बार और रिवाइज करवा दूँगा। ठीक, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अभी आज के क्लास में थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्लास, प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, क्लास में ही रिवाइज करवा दूँगा, मतलब लाइव क्लास में ही रिवाइज करवा देंगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नोट डाउन करते चलिए, पढ़ते चलिए, और नोट डाउन के बाद एक मैप बनाइए छत्तीसगढ़ का, उसी में समझते चलिए, अच्छे से समझ आएगा। ठीक, घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। ठीक, और स्वच्छ रहें, सावधानी बरतें। धन्यवाद। आगे की क्लास कल पढ़ते हैं। ठीक, थैंक यू।